हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया। ठीक है, अगर हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होना हो, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो, तो पायरुवेट का क्या होगा। अगर हम लोग बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन पाथवे है ही। और जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन ख़त्म होते होते ना ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन हो जाएगा। कंप्लीट कंबशन मतलब हर कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाएगा और उससे CO2 रिलीज़ कर दिया जाएगा, वाटर रिलीज़ होगा अलग अलग स्टेप्स पे, और एनर्जी रिलीज़ होगी जिसको ATP की फॉर्म में ट्रैप किया जाएगा। तो कंप्लीट कंबशन यानी कि जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं हर एक बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 रिलीज़ करने के लिए। तो CO2 को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा, ग्लूकोज को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा CO2 और H2O की फॉर्म में। अब ग्लाइकोलाइसिस हो गया। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन पाथवे एरोबिक एंड एनएरोबिक के लिए। अब उससे पायरुवेट बना। अब क्या होगा, अब जो पायरुवेट है वो जाएगा अगले स्टेप के अंदर, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो लिंक रिएक्शन के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा लिंक रिएक्शन के अंदर। इसको हम लोग गेटवे स्टेप भी बोलते हैं या फिर ट्रांजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ये फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का, जिसमें CO2 प्रोडक्शन होगा, क्योंकि इससे पहले जब ग्लाइकोलाइसिस हुआ था उसमें भी CO2 प्रोडक्शन नहीं हुआ था। एरोबिक की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें तो ऑक्सीजन से उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो 2 पायरुविक एसिड मिले थे हमें, एक ग्लूकोज से। यहाँ पे एंजाइम होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, साथ में उसके लिए कोफैक्टर Mg+2 बहुत ज़रूरी है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए। जो साथ में दिया जा रहा है इस रिएक्शन में कोएंजाइम A, 2 पायरुवेट है पायरुविक एसिड है तो 2 कोएंजाइम A और 2 NADH भी बनेंगे। डिहाइड्रोजिनेशन होगा पायरुविक एसिड का, वहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे और उनको NADH को दिया जाएगा, उसको रिड्यूस किया जाएगा और NADH भी बनेंगे 2। अभी तक हम लोग 2 NADH ग्लाइकोलाइसिस में बना चुके हैं, 2 ATP नेट। तो अब हमारे पास 2 NADH और बनेंगे और साथ में CO2 निकलेगा। अब CO2 निकल गया है, ये 3 कार्बन कंपाउंड था, तो हमारे पास बचेगा एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ पर हम लोग 2 पायरुविक एसिड से चले हैं, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड यानी कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम A। ये हो गया लिंक रिएक्शन। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप क्रेब साइकिल। डिस्कवर किया था हेंस क्रेब ने, जिनके नाम के ऊपर इसका साइकिल का नाम है क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है यूकैरियोट्स में। अगर प्रोकैरियोट है जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है बट वो एरोबिक है, तो वहाँ पे होता है प्रोटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोट में। अगर हम लोग बात करें सिट्रिक एसिड साइकिल की, ठीक है, इसको हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बार में एक एसिटाइल कोएंजाइम A को लेके चलते हैं, 2 कार्बन कंपाउंड है, इधर से आया ऑक्सैलो एसीटेट, फर्स्ट मेंबर फर्स्ट जो है क्रेब साइकिल का ऑक्सैलो एसीटेट। सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमने बनाया सिट्रेट, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ से इसका नाम आया सिट्रिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में इससे बन जाएगा आइसोसिट्रेट, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड ही है, जो कि थोड़ा अनस्टेबल है। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में वो बना देगा अल्फा कीटोग्लूटारेट, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है। 6 से 5 बना है, यानी कि एक CO2 भी रिलीज हुआ। यहाँ पे हम लोग एक एसिटाइल कोएंजाइम ऐसे चल रहे हैं अभी, साथ में एक NADH भी बना। अब अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो है, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं कोएंजाइम A, उससे बन जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। फिर से हम लोग 5 कार्बन से 4 कार्बन पे आ गए हैं, यानी कि एक CO2 रिलीज़ होगा, साथ में NADH भी रिलीज़ होगा। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट थायोकाइनेज की प्रेजेंस में यहाँ पर जो है एक GTP रिलीज़ होगा। सबसे पहले तो GTP रिलीज़ होगा और ये बना देगा सक्सिनेट, एक 4 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे कोई भी CO2 का रिलीज़ नहीं हो रहा है। अब सक्सिनेट जो है वो बनाएगा फ्यूमरेट, अगेन 4 कार्बन कंपाउंड, यानी कि कोई CO2 रिलीज़ नहीं हो रहा है, पर यहाँ पर रिलीज़ होता है FADH2। एक FADH2 जो है 2 ATP के इक्विवेलेंट हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं।
अब यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ हो रहा है ना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इसके बारे में हमें एक चीज़ याद रखनी है, ये ना यहाँ का सिट्रिक एसिड साइकिल का ना मार्कर एंजाइम है, ठीक है, क्योंकि ये जो है सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। अब फ्यूमरेट जो है उससे बनेगा मेलेट, हाइड्रो वाटर यूज़ होगा, ठीक है। अब मेलेट जो है वो बनाएगा ऑक्जेलो एसीटेट, फिर से मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक NADH बनेगा, एक NADH बनेगा, यानी कि एक सिट्रिक एसिड साइकिल में 3 NADH बने हैं, 1 2 3, 3 NADH बने हैं, एक FADH2 बना है और एक GTP बना है, जो कि एक ATP के इक्विवेलेंट होता है। यानी कि 3 NADH बना देंगे 9 ATP, बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद एक FADH2 बना देगा 2 ATP और एक GTP बना देगा 1 ATP, ठीक है, और टोटल बन गए 12 ATP। और अगर 2 एसिटाइल को एंजाइम ये है हमारे पास, अगर हम लोग एक ग्लूकोज से चल रहे हैं तो उससे हमारे पास बन जाएंगे 24 ATP, यानी कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट 2 सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगी। तो ये थोड़ा सा हमें सही, अगर हम लोग आगे जाएंगे एक NADH2 से 3 ATP कैसे बने थे, या फिर एक FADH2 से 2 ATP क्यों बने थे, तब आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। इसमें हमें अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो FADH2 डिहाइड्रोजिनेज या फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो है साइटोक्रोम B61 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स 5 हमें देखने को मिलता है हमारा ATP सिंथेज। अब जो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसमें होता क्या है, NADH+ जो है या फिर FADH2 जो है वो ऑक्सीडाइज किया जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास कर दिए जाते हैं उनके टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, और यहाँ पर जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है ऑक्सीजन O2, जो कि फाइनली बनाता है वाटर। देखिए ऐसे चलते हैं हम लोग, यहाँ से एक NADH और H+ जो है उसको NADP+ बना दिया है, NAD+ बना दिया है, और जो ब्रेकडाउन था इसमें हाइड्रोजन रिलीज हुए वो दे दिए गए FMN को, और सॉरी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे दिए गए FMN को, और हाइड्रोजन को इधर मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज दिया गया है, ठीक है। FMN से जो है FES में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, उससे यूबिक्विनोन जो कि UQH2 बनता है, और UQH2 से जो हाइड्रोजन है वो इधर निकाल दिए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को दे दिया जाता है, और UQ वापस से UQH2 से UQ बन जाता है। अब साइटोक्रोम B को जो है वो इलेक्ट्रॉन आते हैं एक तो UQH2 से, साथ में इधर सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनता है तब इलेक्ट्रॉन इधर पास किए जाते हैं FAD को, और उससे FES को अगेन UQ से UQH2 बनता है, वो हाइड्रोजन आयंस को इधर पास कर दिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B को, साइटोक्रोम B से FES, देन साइटोक्रोम C1 और उससे साइटोक्रोम C। अब साइटोक्रोम C के बारे में हमें याद रखना है कि ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे अंदर की साइड, ठीक है। साइटोक्रोम C जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लाकर दे देता है यहाँ पर साइटोक्रोम AA3 कॉम्प्लेक्स, जो हमने पढ़ा था हमारा कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज का है, साइटोक्रोम AA3 कॉम्प्लेक्स का। वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं इनके फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि ऑक्सीजन को, जो कि हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना देता है वाटर मॉलिक्यूल। अब यहीं पर भी यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन आयन पास हो जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स 5 है ATP सिंथेज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया, यानी कि मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन्स जो है कम हो गए हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन्स ज़्यादा हो गए हैं, जो कि एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से, जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था। जो ये F1 से जब ये पास होगी प्रोटॉन मोटिव फोर्स, तो F1 में कन्फर्मेशन चेंज होंगे, एनर्जी रिलीज होगी, जिससे हमें मिलेगा ATP। जो एनर्जी रिलीज होगी उसको ATP की फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, सबसे पहले तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले 2-4 चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में याद रखनी है। देखिए कॉम्प्लेक्स 1 में हमने FMN देखने को मिला है, कॉम्प्लेक्स 2 में FAD।
और जो ये आयरन सल्फेट का जो ये कॉम्प्लेक्स है ये तो 1 2 3 तीनों में ही प्रेजेंट है। साइटोक्रोम सी जो है मोबाइल कैरियर है, कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में प्रेजेंट है। साइटोक्रोम 4 में हमें कॉपर सेंटर्स देखने को मिले हैं, देखिए 2 कॉपर सेंटर्स देखने को मिले हैं, कॉपर सेंटर ए एंड बी। जो हमारा कॉम्प्लेक्स 5 है जो वो है हमारा एटीपी सिंथेस या फिर F0 F1 पार्टिकल्स। अगर हम लोग बात करें कि जो एटीपी सिंथेसिस हो रहा था कॉम्प्लेक्स 5 से कैसे हो रहा है, तब हमारे पास आता है केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें होता क्या है कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो ऐसे इनवर्सली फोल्ड करके क्रिस्टी बनाती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके। किस लिए? ताकि F1 F0 पार्टिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अटैच किया जा सके जिससे एटीपी सिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब जो F1 F0 जो है उसमें जो F1 है, F1 जो है वो मैट्रिक्स की साइड फेस करता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टाइम पे हुआ क्या, जो रिलीज हाइड्रोजन आयन थे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो छोड़े गए थे, उससे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो एक बढ़ जाता है अंदर की साइड मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मैट्रिक्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इससे होगा कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना जिससे कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, साथ में पीएच ग्रेडियंट बना और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ इस चार्ज के डिफरेंस की वजह से, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो करता है क्या है, जब हाइड्रोजन आयन जो है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में वो वापस मैट्रिक्स की साइड जाने की कोशिश करते हैं, तो जो F0 पार्ट है एटीपेज का, F0 पार्ट ये अंदर वाला ये तो है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, इसके थ्रू जाते हैं। ठीक है, और जो ये ट्रांसफ़र हुआ प्रोटॉन का F0 सब यूनिट से F1 में, तो हमने बोला था ना कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस होता है, तो उससे एक रोटेशन होता है F1 सब यूनिट का। अब जो ये कन्फर्मेशन चेंज हो रहा है किस में, जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट है इसकी, उसमें जो कन्फर्मेशन चेंज हो रहा है, ये रोटेशन हो रहा है, इससे एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, और उस एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और याद रखनी है, हमें एक एटीपी बनाने के लिए 4H+ आयन का ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जो हमारा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस था वहाँ से मैट्रिक्स है। ऐसे एक NADH2 से बनते हैं 3 ATP के मॉलिक्यूल और एक FADH2 से बनते हैं 2 ATP के मॉलिक्यूल। तो एक NADH2 हमने इसीलिए बोला था इक्विवेलेंट टू 3 ATP, एक FADH2 इक्विवेलेंट टू 2 ATP। ठीक है, अब अगर हम लोग पूरा इसका हिसाब लगाएं कि भाई जो पूरा ये हमने एरोबिक रिएक्शन किया है, इसमें होता क्या है कि देखो ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लाइकोलिसिस चलती है, एक ग्लूकोज से चलती है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वो स्टेप होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली एटीपी बनता है। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एटीपी बना, 4 स्टेप थे। ठीक है, जहाँ पे 4 एटीपी बने, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में 2 स्टेप्स थे, पे ऑफ फेज में 2 एटीपी बनते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से यानी कि जो हमारे पास 2 NADH2 बने थे, 3 एटीपी के इक्विवेलेंट थे, 6 एटीपी बने। और एटीपी कंज्यूम 2 होते हैं प्रिपरेटरी फेज में, तो टोटल जो नेट गेन हुआ वो हुआ 8 एटीपी का। लिंक रिएक्शन 2 बार चलता है क्योंकि 2 पायरुवेट है हमारे पास एक ग्लूकोज से, तो 2 NADH2 बनते हैं यानी कि 6 एटीपी बनते हैं, तो टोटल 6 एटीपी यहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं। क्रैब साइकिल भी 2 बार चलती है, तो एटीपी जो जीटीपी बना, जो एटीपी इक्विवेलेंट था 2 बने, साथ में जो NADH2 और FADH2 से हमारे पास 22 एटीपी बने, यानी कि टोटल एटीपी बने 24। तो जो पूरा एक ग्लूकोज से जो पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन चला है, इसमें बने हमारे पास 38 एटीपीज। ये था पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन पढ़ा, क्रेब साइकिल पढ़ा, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा के फिर हमने केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।